हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने मॉडर्न इंडिया का जो लास्ट क्लास था उसको पूरा कर लिया था। आज जो बात करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया की बात करेंगे। शुरू करेंगे एंशियंट इंडिया, इतिहास, प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास की बात की जाए या इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। किसके द्वारा? इतिहासकारों द्वारा। तो पहला जो कालखंड है जिसका हमें क्या है, ज्ञान नहीं है, सिर्फ क्या है, पुरातात्विक स्रोत के थ्रू ही पता चला कि मानव गतिविधियां इतने वर्ष या इतने लाख वर्ष पूर्व या करोड़ वर्ष पूर्व थी। तो वह प्रागैतिहासिक काल। प्राग मतलब होता है पुराना, इतिहास। आद ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद ऐतिहासिक काल, इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत से है और लेखन से भी है, लेकिन लेखन को क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाण काल इसमें आएगा, वैदिक भी आएगा, तो उसको पढ़ा नहीं गया है। तो उसमें रखते हैं किसको, आद ऐतिहासिक काल में। इस काल को क्या है, भाव चित्रात्मक लेखन शैली है आद ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट जो ऐतिहासिक काल है जिसमें हम पुरातात्विक स्रोतों और किसकी बात करते हैं, साहित्यों की बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या हो गए, सिक्के हो गए, जैसे मृदभांड हो गए, ठीक है, शिलालेख हो गए, ये सब। तो इनके थ्रू इतिहास का जानकारी हमें मिलती है। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक भी साहित्य हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्ष भी हो जाएंगे, और विदेशियों के विवरण जो हैं वो भी क्या है, इतिहास लेखन में या इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। ओके। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो उसका पुरातात्विक स्रोत है, जैसे औजार, भवन, सिक्के, शिलालेख, मृदभांड, ये सब। तो इनकी जो उसके अनुसार क्या बोलते हैं, पढ़ाई के अनुसार या जानकारी के अनुसार हम बात करें तो इसका जो काल लगभग जो बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में। सॉरी, प्रागैतिहासिक काल को नहीं, पूरा पाषाण काल को, ठीक है। करीब कब से है प्रागैतिहासिक काल, 2.5 लाख से लेकर 3000 के तक, यानी कि 3000 BC तक। कहीं 5 लाख भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, डेट पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। तो प्रागैतिहासिक काल को बांटने का काम किसने किया है, ल्यूबक ने। ल्यूबक एक इतिहासकार थे, ल्यूबक, 1867 में। नाम याद रखेंगे ल्यूबक का। किसका? ल्यूबक, 1867 में, ठीक है। 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ल्यूबक द्वारा बांटा गया था। आद ऐतिहासिक काल का जो काल रहा है वो कब से कब तक है, 2350 से लेकर 1750 या 3000 BC के बाद की बात करें, ठीक है, 3000 BC। तो इसको लिख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है ल्यूबक के अनुसार 2.5 यल मतलब लाख से लेकर कब तक, 3000 BC कह सकते हैं, या वो 1000 BC तक भी क्या है, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, सही है। आद ऐतिहासिक काल की बात करें 2350 से 1750 तक, 2350 से लेकर 1750 तक। DP अग्रवाल द्वारा बांटा गया सिंधु घाटी सभ्यता की जो 2350 से लेकर 1750 BC तक, ये कालखंड किसके द्वारा बांटा गया, DP अग्रवाल द्वारा। इसी को मान भी किया जाता है। बाकी बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पीरियड निर्धारित किया है, और इस टाइम पीरियड में सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। इसी में ताम्रपाषाण काल आएगा, 2220 से लेके ताम्रपाषाण काल 700 BC तक माना जाता है,
ठीक है, चालकोलिथिक एज। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर क्या है, कांसा बनाना शुरू किया गया, लोहे की जानकारी नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी संस्कृति थी, सिटी अर्बन, यानी कि शहरी संस्कृति थी। ओके, आदि ऐतिहासिक काल, ये ले जाएंगे हम कहां तक, 600 बीसी तक, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की जो बात करेंगे, ऐतिहासिक काल 6 बीसी से शुरू हो जाता है, जिसका क्या पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यों को भी पढ़ा गया है, ठीक है। कहीं कहीं 1000 बीसी भी मिलेगा, तो मेनली 6 बीसी से बात करेंगे, या 1000 बीसी के आसपास, या उत्तर वैदिक काल से जब लोहे की खोज होना शुरू हो गया। मेनली 6 बीसी तक क्या है, लोहे का पूर्ण रूप से खोज हो गई थी, या इसे लौह युग भी कहा जाता था। तब कृषि का युग है, यह क्या है, लोहे खोज होने के बाद कृषि का युग, कृषि शुरू हुई, जंगल साफ करके खेती के लिए लोहे के द्वारा हल बनाकर, चाहे हथियार बनाकर, ठीक है। तो अब जो बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, वह इसको 3 भागों में बांटा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वह कब से कब तक है, 3 लाख से कब तक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, 3 लाख से यही आएगा 3000 बीसी तक पूरा पाषाण काल। फिर उसको भी क्या है, अलग अलग बांटेंगे हम, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यानी पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर का युग, पत्थरों से काम चलाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे, पत्थर से ही शिकार करते थे, पत्थर घर में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से लेकर 3000 बीसी तक बात करेंगे, अलग अलग कालखंडों में, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, कब से कब तक है निम्न पूरा पाषाण काल, 2.5 लाख से 1 लाख बीसी तक। कब तक, 2.5 लाख से 1 लाख बीसी तक। अभी पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे। ये जो पीरियड है 2.5 लाख से लेकर 1 लाख बीसी तक, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य किस किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं उसकी बात करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल में, यानी कि इन तीनों काल में मनुष्य अभी तक कहाँ रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है, ठीक है। इसके जो स्थल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्थल साक्ष्य स्थलों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है किस काल से रिलेटेड है। जैसे सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ है, यानी सोहन नदी है, सोहन घाटी कहाँ है, पंजाब में। कहाँ पर, इसका इस टाइम पीरियड में है सोहन घाटी, सोहन घाटी पंजाब में। और निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो कश्मीर के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, छोटा नागपुर पठार मिला है, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में भी क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल या मानवीय गतिविधियों की जानकारी में प्राप्त होती है। एक जगह है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका याद आएंगे, तीनों कालखंड में भीमबेटका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मानवीय गतिविधियों की साक्ष्य मिलते हैं। तो भीमबेटका जो हम रखेंगे, तीनों में रखेंगे, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, ठीक है। यहाँ की गुफाओं में दीवारों पर क्या है, पत्थर पर चित्रकारी की गई है। तो ये सोहन घाटी, भीमबेटका, कश्मीर का कुछ क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ओके। निम्न पूरा पाषाण काल को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, सल्क गड़ाशा और खंडक संस्कृति। सल्क मतलब फलक, पत्थर के जो ऊपरा हिस्से टूटे होते थे उससे शिकार करते थे, सल्क गड़ासा व फलक संस्कृति।
ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल सल्क गड़ासा और फलक संस्कृति। और ये जो पत्थर से बने होते हैं, ये पत्थरों जो यूज किया गया वो कौन से पत्थर थे? क्वार्टजाइट पत्थर थे। पत्थरों का नाम बताइए, क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, तो ये बात हो गई कुछ जगहों की निम्न पूरा पाषाण का 2.5 लाख से लेकर 1 लाख BC तक सल्क गड़ासा, फलक संस्कृति और क्वार्टजाइट। हैंड एक्स संस्कृति विषय में कहते हैं, कुल्हाड़ी इसमें प्राप्त होती है पत्थरों की। क्या चीज? हैंड एक्स। हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी भी क्या है? पत्थरों की बनाई गई निम्न पूरा पाषाण काल से में प्राप्ति होती है। ओके। मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 1 लाख से 40,000 BC तक। ठीक है, क्या पीरियड है? 1 लाख BC से 40,000 BC तक। के यूज कर लेते हैं, के BC नहीं है। 1 लाख से 40,000 BC तक। ओके। इसके कुछ क्षेत्र जो इस पीरियड में मिले मध्य पूरा पाषाण काल में, जैसे महाराष्ट्र का नेवासा। ठीक है, नेवासा। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। राजस्थान का डिंडवाना, ये भी किससे रिलेटेड है? मध्य पूरा पाषाण काल से रिलेटेड। ओके। भीमबेटका ऑलरेडी है इसमें। भीमबेटका, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। भीमबेटका भी रखेंगे हम इसमें, भीमबेटका। नेवासा, डिंडवाना। नेवासा कहाँ? महाराष्ट्र। डिंडवाना राजस्थान, भीमबेटका MP और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। कुछ यूपी के भी जगह हैं जो मध्य पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन यूपी स्पेशल रिलेटेड। कौन से हैं? चकिया है, और चकिया, मेजा और आपका शहर चित्रकूट। ये तीनों क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल के मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो कौन कौन से हैं? चकिया कहाँ? वाराणसी में है। चकिया वाराणसी में है। मेजा कहाँ है? मेजा तहसील इलाहाबाद। और चित्रकूट, याद रखेंगे, यूपी स्पेशल रिलेटेड है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है। इसे भी किस संस्कृति के नाम से जानते हैं? संस्कृति के नाम याद रखेंगे, बेधक खुरचिनी संस्कृति। बेधक खुरचिनी संस्कृति या स्क्रैपर बोरर। ठीक है, स्क्रैपर बोरर संस्कृति कह सकते हैं। स्क्रैपर मतलब छीलने वाला। ठीक है, और बोरर मतलब गड्ढा करने वाला। तो स्क्रैपर बोरर संस्कृति भी के नाम से इसको जाना जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल को। स्क्रैपर बोरर संस्कृति, या ब्रैकेट में क्या है? बेधक, बेधने वाला, खुरचने वाला, खुरुचनी, खुरुच कर अपने औजार बनाने वाले, घर बनाने वाले। स्क्रैपर बोरर संस्कृति या बेधक खुरचनी। ठीक है, स्क्रैपर मतलब छीनना और बोरर मतलब क्या था? गड्ढा करना। सेम चीज है। फलक सल्क संस्कृति रहेगी, अभी भी टाइम पीरियड वही है, प्रागैतिहासिक काल का। ओके। नेक्स्ट बात है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का क्या टाइम पीरियड हो जाएगा? इसके आगे 40,000 BC के आगे 10,000 BC तक। ठीक है, 40 के कह लेते हैं 10,000 BC तक उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, 40,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल को किस संस्कृति के नाम से जानते हैं? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। कौन कौन सी? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। याद रखेंगे, तीनों संस्कृतियों को मिलाने के लिए आ सकता है। ब्लेड
ब्यूरीन संस्कृति। ठीक है, ब्लेड ब्यूरीन संस्कृति। इसके जो स्थल प्राप्त हुए हैं या जहां मानवीय गतिविधियां मिली है उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड आंध्र प्रदेश का चित्तूर और करनूल। आंध्र प्रदेश का चित्तूर, करनूल। कहां पर है चित्तूर और करनूल? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो बेलन घाटी। बेलन घाटी कहां? प्रयागराज, इलाहाबाद, मेजा तहसील में, जो भी हमने ऊपर बात की, मेजा तहसील, बेलन घाटी, मेजा तहसील। उच्च पुरापाषाण काल को हड्डियों का काल, हड्डियों से निर्मित उपकरण का काल भी कहते हैं, क्योंकि बेलन घाटी, मेजा तहसील, प्रयागराज से क्या है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वो भी किसकी? हड्डी की। ठीक है, किसकी? मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति किससे निर्मित है? हड्डी की। तो उच्च पुरापाषाण काल को हड्डियों के से बने उपकरण का काल भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि यूपी के लिए बेलन घाटी से क्या है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डियों से निर्मित। ओके, इस काल में एक उपकरण की खोज है, उस उपकरण का नाम था गिरमिट। क्या होता था इस गिरमिट उपकरण से? गिरमिट, ये एक उपकरण प्राप्त हुआ था उच्च पुरापाषाण काल का। तो गिरमिट उपकरण जो था किस काम आता था? जो हड्डी है या जो कोई मुलायम पत्थर है या लकड़ी है, उनकी आयतें तराशने में क्या है? इस गिरमिट उपकरण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल को क्या है, इसीलिए तराशते थे इस उपकरण से, तो पत्थरों का ज्यादा मात्रा में, जैसे पत्थरों से निर्मित बर्तन भी क्या है? उच्च पुरापाषाण काल में प्राप्त होता है, पत्थरों से निर्मित बर्तन भी। और सबसे पहले होमोसेपियंस, जो मानव, जो आजकल हम देखते हैं अपना निकटतम पूर्वज होमोसेपियंस की जो शुरुआत हुई, उद्भव हुआ, वह उच्च पुरापाषाण काल से ही हुआ। ठीक है, एक तो गिरमिट उपकरण याद रखेंगे, पत्थरों से निर्मित बर्तन मिला है। ठीक है, और होमोसेपियंस का उद्भव भी इसी काल में होता है, उच्च पुरापाषाण काल में ही। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी प्राग ऐतिहासिक काल से, उसमें भी क्या है? पुरापाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल वाले ये यहां पर आ गए तीनों। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या होगा? इसके बाद ही 10K से लेके 4K तक। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC तक। ठीक है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC तक। मध्य पाषाण काल को क्वेश्चन पूछा गया है, किस युग के नाम से जानते हैं? या संस्कृति के नाम से आते हैं? माइक्रोलिथिक संस्कृति। और इसी काल में क्या है? मनुष्य गुफाओं से निकलकर कहाँ आता है? मैदानी इलाके में आता है, मैदानी क्षेत्रों में अपना आवास बनाता है, पशुओं के चमड़े से घर बनाता है, बांस डंडों से अपना घर बनाता है। लेकिन पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में क्या है? गुफाओं में रह रहा है, प्राकृतिक रूप से निर्मित जो घर गुफाओं में। ठीक है, लेकिन इस काल में मैदानों में प्रवेश करता है और पशुओं की खालों, चमड़ों और बांस के डंडों और से क्या है? घर बनाता है, यानी कि अस्थायी निवास की तरफ बढ़ता है। इसे माइक्रोलिथिक संस्कृति भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटे पत्थर, माइक्रो मतलब छोटे, और लिथिक मतलब पत्थर, छोटे पत्थरों का काल। छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाता है इसमें औजार बनाने में, माइक्रोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथिक संस्कृति। अस्थायी निवासी बनने की ओर मनुष्य क्या है? अग्रसर है। और इसमें सबसे ज्यादा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहाँ प्राप्त हुए हैं? यूपी में। ठीक है, बेलन घाटी से रिलेटेड लगे से क्षेत्रों में, मैदाह, दमदमा हो गया, मैदाह हो गया, सराय नहार हो गई। ठीक है, तो इसके जो
यूपी से रिलेटेड बात करें तो दमदमा, दमदमा की खास बात यह है कि यहाँ से 41 समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिनका सिर क्या है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, 41 समाधियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कितना? 41। और सिर किधर है? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। ओके, सिर पश्चिम की तरफ। ठीक है, दमदमा हो गया, और सराय नाहर हो गया, मैदहा हो गया। सराय नाहर, सराय नाहर से गर्त चूल्हे मिले। गर्त चूल्हे मतलब गड्ढा करके जो चूल्हा बनाया गया है, यहां से क्या प्राप्त हुआ? गर्त चूल्हा। ठीक है, गर्त चूल्हा, गड्ढे करके चूल्हे बनाने के लिए चूल्हे बनाए गए हैं। फिर मैदहा, मैदहा दहा, युगल समाधि प्राप्त हुई है, यानी कि युग्म समाधि यहां। ठीक है, युग्म समाधि मैदहा से। और कौन सा साक्ष्य है, और कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें? आदमगढ़, आजम नहीं, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और आदमगढ़ वो क्षेत्र जहां से क्या है, प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है, आदमगढ़ से। और बागोड़ राजस्थान से। ठीक है, आदमगढ़ एमपी में और बागौड़ राजस्थान में, यहां से क्या है, प्राचीनतम पशु पालन का साक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, बिरहानपुर भी क्या है, मध्य पाषाण काल। बिरहानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दिलवाड़ा, ये भी क्या है, मध्य पाषाण कालिक स्थल है, दिलवाड़ा। और बिरहानपुर याद रखेंगे, बिरहानपुर पश्चिम बंगाल, बिरहानपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, लखनगंज रवि कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, लखनगंज भी क्या है, गुजरात का क्षेत्र, वो भी मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र है। तो ये सब क्षेत्रों का नाम याद रखेंगे, खास करके यूपी स्पेशल में, दमदमा, सरायनार और ये। नेक्स्ट जो बात है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी कि अग्नि की खोज, तो पहले जान हम लोग, यानी कि 4000 से लेके 3000 बीसी तक, 4000 से लेकर 3000 बीसी तक, या इवन 1000 बीसी तक भी लोग, कुछ लोग मानते हैं इसका। इस संस्कृति में क्या, पालिश किए हुए उपकरण विकसित हुए, पालिश किए हुए क्या, उपकरण। और नवपाषाण काल संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इसी के बाद शहरी संस्कृति आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति। ओके, ग्रामीण संस्कृति। तो नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ स्थल की बात करेंगे। जैसे अग्नि की खोज हुई, चाक पर मृदभांड इसी समय बनना शुरू हुआ, जो कुम्हार बनाता है चाक पर मृदभांड। और प्रारंभिक कृषि की जो संस्कृति की शुरुआत होती है, नवपाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। ओके, तो कुछ स्थल बातें थे नवपाषाण, जैसे बुर्ज होम, गुफ कराल और गारो हिल्स जो मेघालय में है, चिरांद जो बिहार के सारण जिले में है। सर्वाधिक हड्डी के उपकरण किसी भी पुरातात्विक स्थल से मिले हैं, तो कौन सा क्षेत्र है? चिरांद, बिहार, सारण जिला। सर्वाधिक हड्डी के उपकरण, बुर्ज होम से भी हड्डी के उपकरण मिले हैं, गर्तावास मिले हैं बुर्ज होम से। ठीक है, किली गुल मोहम्मद कहाँ है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पंजाब साइड, किली गुल मोहम्मद। यहाँ बुनाई के क्षेत्र, बुनाई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कपास की खेती होती थी, तो बुनाई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बुनाई सिलाई का। मेहरगढ़, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला, यानी कि 7000 बीसी तक क्या है, ये क्षेत्र जाता है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। आज के बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मेहरगढ़। ठीक है, हालांकि कृषि का साक्ष्य अभी जो बात हो रही है, लाहुरा देव, संत कबीर नगर, उससे भी पहले की बात हो रही है।
8000 BC के करीब में। ठीक है। भीमबेटका 20 काल में है, नवपाषाण काल में अभी भी। पंचमढ़ी एमपी का, ये सब क्या है, भीमबेटका पंचमढ़ी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ओके। पैथमपल्ली, पैथमपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में। हड्डी का यहाँ क्या प्राप्त हुई है, हड्डी उपकरण मिले हैं। और प्राचीनतम मनका बनाने का क्या है, हड्डी का कारखाना मिला है, कहां से, पैथमपल्ली तमिलनाडु से। ओके। ये तो बातें हो गई हमारे नवपाषाण काल से रिलेटेड। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग, कौन कौन से जगह कहाँ मिली है। तो अग्नि की खोज पता ही है, चाक पर मृतभांड, प्राचीनतम कृषि की शुरुआत यहीं से होती है, नवपाषाण काल से ही। ठीक है। पॉलिश किए हुए उपकरण की शुरुआत यहां से हो जाती है। ठीक है। तो नवपाषाण कालीन जो वो कौन से बुर्ज होम, बुर्ज होम, गुफ कराल, और पैथमपल्ली। ठीक है। पैथमपल्ली, बुर्ज होम, चिरांद, सारण, चिरांद बिहार में हड्डी के उपकरण या हिरण की हड्डी का उपकरण भी मिला है। सबसे ज्यादा हड्डी उपकरण कहां से मिले हैं, चिरांद से। मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है। किली गिल मोहम्मद, ये सब कोल्डी हवा। ये बात हो गई किसके, नवपाषाण काल की। तीसरा हमने जो बात की प्राग ऐतिहासिक काल की बात की, उसमें पूरा पाषाण काल, उसके भी 3 भाग। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल की ब्रीफ में देखा, और ऐतिहासिक काल का। तो प्राचीन इतिहास की जो बात करते हैं हम, वो कब से बात करते हैं, प्राचीन इतिहास को अगर देखा तो डायग्राम के थ्रू समझे किस तरह उसका क्या है, प्राचीन इतिहास का उत्थान होता है और चरमोत्कर्ष पर जाने के बाद उसका पतन भी होता है 1200 तक। ठीक है। इसको भी हम बात करेंगे। बात करेंगे हम वैदिक युग से, वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता के भी नहीं बात कर रहे हैं। ठीक। वैदिक युग से इतिहास, प्राचीनतम इतिहास, वैदिक युग। वैदिक युग के बाद बौद्ध काल। ठीक है। बौद्ध काल के बाद मौर्य वंश, मौर्य। ये क्या है, प्राचीन इतिहास का या प्राचीन संस्कृति क्या उत्थान चल रहा है। फिर सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है क्या, मौर्योत्तर युग। ये क्या अपने चरमोत्कर्ष पर है प्राचीन इतिहास की जो बात कर रहे हैं। यहां तक पहुंचने के बाद क्या है, डिक्लाइन भी होगा गुप्त काल से। शुरुआत हो जाती है गुप्त काल से, क्या हरासमेंट शुरू हो जाएगी, ह्रास शुरू हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पर प्रहार होगा जब, तब इकोनॉमी, यानी कोई भी एम्पायर क्या है, कब चलेगा, जब उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स थे, सभी देशों में था उपनिवेश, पैसे का शोषण, आर्थिक हर प्रकार से शोषण करते थे। जब अच्छा इकोनॉमी होगी तभी तो अच्छी सेना रखी जाएगी और भी चीजें क्या है, विकसित होंगी। तो ए इक्वल टू ए, यानी एम्पायर, साम्राज्य इक्वल टू अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो अच्छा बड़ा राज्य होगा। ठीक है। तीसरी बात करेंगे डिक्लाइन हर्ष के काल की। और हर्ष के काल में सबसे बड़ी कुरीति भारतीय समाज में जो उत्पन्न हुई वह थी क्या, सती प्रथा। मैक्सिमम सती प्रथा की शुरुआत यहां से हो जाती है। हालांकि पहला जो उल्लेख मिलता है हमें वह कब मिलता है, गुप्त काल में 510 के एरण अभिलेख से मिलता है।
एरन अभिलेख 510 एडी में, ये पहला साक्ष्य है। लेकिन मेनली जो माना जाता है सती प्रथा का जो विकास हुआ, उत्थान हुआ, जन्म हुआ, वह कब हुआ? हर्ष के समय हुआ, हर्ष के शासनकाल के समय हुआ। ठीक है। और इसी गुप्त काल के समय क्या है, अर्थव्यवस्था पर भी क्या है, प्रहार होता है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है राज्य की, फिर डिक्लाइन होता है किसका? गुप्तों का। क्यों? क्योंकि ये जो काल है गुप्त काल का, ये संक्रमण का काल है। संक्रमण काल किसका? अब बात होती है सिर्फ पूंजी की, यानी कि पूंजीवाद की और प्लस सामंतवाद की। किसकी? पूंजी और सामंतवाद की बात चल रही है। दो लोग, जिसके पास ज्यादा पूंजी उसकी शासन सत्ता पर पकड़, और हर हर क्षेत्र में क्या है? प्रदेश है। सामंतों का उदय हो रहा है, सामंतवाद बढ़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो नक्सलवाद की समस्या है, जो नक्सलवाद की जड़ है, वह कहाँ है? सामंतवाद में। क्योंकि हर क्षेत्र में क्या है? एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, सामंतों का। क्या है? गरीबों पर शोषण, गरीबों का शोषण। नक्सलवाद में क्या होता है? जो शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से आज़ादी के समय, पहले जमींदारों पर ही हमला हुआ, बड़े क्षेत्रों पर, बड़े लोगों पर, वहां से लूट कर क्या गरीबों में बांटना। तो जो बात की जाती है कि नक्सलवाद की जो जड़ है वह सामंतवाद ही है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें डिक्लाइन की तरफ चले। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष, राज्यों का ह्रास होना शुरू होता है आपस में लड़के। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन है? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। कौन कौन लड़ रहे हैं? तीन लोग, राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल और प्रतिहार। ठीक है। और लास्ट में रही कही किसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है? प्राचीन एंशिएंट एशिया समाप्त होती है या एकदम गर्त में चली जाती है, इसको जानते हैं अंधकार युग, यानी राजपूत काल। जहां पर ऐसे इसका बढ़ रहा है, फिर डिक्लाइन भी हो रहा है, यानी अंधकार युग। किसको कहते हैं? राजपूतों के काल को क्या अंधकार युग कहते हैं। राजपूतों का काल। ओके, अंधकार युग। और इसके बाद मुस्लिम शासन आएगा 1206 से, 1206 एडी से, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। जब बात करें वैदिक में, वैदिक कैसी सभ्यता है? ग्रामीण संस्कृति है, यानी कि कबीलाई, कबीले के लोग रहते हैं, यानी कबीलाई प्रशासन हमें देखने को मिलता है। कहाँ? वैदिक युग में कबीलाई शासन या प्रशासन। ठीक है। जो डायग्राम है किसका? प्राचीन भारत का। वैदिक युग कबीलाई शासन है, ग्रामीण संस्कृति है, चीजें अच्छी हैं, स्त्रियों की शिक्षा से लेकर बाल विवाह तक, बाल विवाह नहीं है। ठीक है। कोई दोष नहीं दिखता हमें। लेकिन उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक पीरियड में क्या है? चीजें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, स्त्रियों की शिक्षा से लेकर, रोग से लेकर बाल विवाह, और भी क्या है? शासन प्रशासन में। ठीक है। इसी के बाद क्या आएगा? 1000 लौह युग। 1000 से माने या 6 BC से, क्योंकि 1000 BC कुछ अतरंजी खेड़ा में भी लोहे की साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मेनली क्या है? 1000 BC से। ठीक है। ये तो फिलहाल डायग्राम से कुछ समझने की कोशिश की हमने। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज ब्रीफ संक्षिप्त रूप से हमने क्या किया? परिचय लिया। कल से बात करेंगे सिंधु, आज ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।